गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा विषय है वो है महासागरीय निक्षेप। महासागरीय निक्षेप से तात्पर्य है कि महासागरों में जो नदियां अवसाद लेके जाती हैं, जो ज्वालामुखी की घटनाएं घटती हैं, महासागरों में जो वनस्पति उत्पन्न होती है, जो जीव जंतु रहते हैं, उन सब का निक्षेप या जमाव जो है वो कहाँ पर और किस प्रकार का निक्षेप पाया जाता है, उसका अध्ययन हम करेंगे। तो अगर हम देखें तो महासागरीय नितल मतलब तली पर अवसादों के जमाव को महासागरीय निक्षेप कहते हैं। इसको अगर हम पढ़ते हैं तो कई लोगों ने इसके बारे में अध्ययन किया। जैसे जेनकिंस नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दो आधार पर वर्गीकरण किया है, एक तो स्थलीय निक्षेप और एक गहराई में होने वाला महासागरीय निक्षेप, है ना। और कुछ लोग जैविक आधार पर करते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक जो अवसादों का निक्षेप है। कुछ लोग जो हैं इन जो अवसादों का आधार पे भी वर्गीकरण करते हैं। तो कुल मिलाकर जो महासागरीय निक्षेप है उसमें उस किसी भी महासागर की स्थिति जो है वो निर्भर करती है कि वहाँ पर कौन कौन से जो भौतिक परिवहन के साधन हैं, जहाँ वहाँ अवसाद लेके जा रहे हैं, वहाँ पर किस प्रकार की विवर्तनिक घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पे लवण किस प्रकार के पाए जा रहे हैं। बहुत सारे कारक हैं जिसके कारण कि महासागरीय जो निक्षेप है वो प्रभावित हो सकता है। तो महासागरीय निक्षेप के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो बच्चों अब हम ये देखेंगे कि आप यह इसका वर्गीकरण देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने वर्गीकरण कर रखा है स्रोत के आधार पे, कहाँ से सोर्सेज है जहाँ से कि महासागरीय निक्षेप जो आ रहा है, अवसाद जो है वो उसकी प्राप्ति होती है या कहाँ पर उसका निक्षेप हो रहा है। तो हमने कर रखा है इसको दो भागों में, एक तो स्थलीय या भूमिज निक्षेप, फिर दूसरा है ज्वालामुखी पदार्थ, तीसरा है जैविक पदार्थ और चौथा है अजैविक पदार्थ। हमने इस चार भागों में बांटा हुआ है। पहला स्थलीय निक्षेप, दूसरा ज्वालामुखी पदार्थ तथा निक्षेप, जैविक पदार्थ और अजैविक पदार्थ। तो हम अब सबसे पहले लेते हैं स्थलीय या भूमिज पदार्थ। स्थलीय आपको समझ में आ रहा है। स्थलीय भाग का मतलब है धरातल पर जो अपरदन और अपक्षय की क्रिया के कारण चट्टानों का जो विघटन और वियोजन होता है, तो उस विघटन और वियोजन के बाद जो बड़े बड़े शिलाखंड पत्थर जो होते हैं टूट जाते हैं, उनको हम कहते हैं भूमिज पदार्थ। जो अपक्षय की क्रिया के कारण चट्टानों का विघटन होने के बाद जो बड़े बड़े पदार्थ, छोटे या बड़े टुकड़े होते हैं, उसको हम भूमि से आने वाले, क्योंकि ये इनकी उत्पत्ति कहाँ पर हो रही है, भूमि पर, इसलिए हम इनको भूमिज पदार्थ कहते हैं। ये भूमिज पदार्थ जो है अपरदन के किसी भी कारक के द्वारा इनका जो निक्षेपण है वो महासागरों पर होता है। तो उन महासागरों पर इनका जो निक्षेप होता है उस निक्षेप के आधार पर हमने इसका वर्गीकरण कर रखा है। मतलब भूमिज पदार्थ कौन से हैं, जो कि धरातलीय भाग पर अपक्षय की क्रियाओं के कारण चट्टानों के विखंडन से प्राप्त होता है। वह पदार्थ अपरदन के किसी भी कारक के द्वारा, चाहे हवा हो, पवन हो, चाहे सागर नदियां हो, उनके द्वारा वह सागरों में उनका निक्षेपण हो जाता है या सागरों के तट पर इनका निक्षेपण हो जाता है। इस आधार पर हमने स्थलीय या भूमिज निक्षेप कहते हैं। तो ये जो निक्षेप होता है इनका बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीका होता है। मान लीजिए ये तो सागरीय भाग है, तो ये सागर से दूर जैसे जाएंगे वैसे वैसे इनके आकार में परिवर्तन होता है और सागर की तरफ जाने पर इनके आकार में परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है बच्चों? सागर से अगर थोड़ा दूर है तट तो वहाँ पे थोड़े बड़े पदार्थ मिलेंगे और सागर की तरफ जाने पर इनके आकार में पतले होते जाएंगे। जैसे हम कहते हैं, जैसे सागरी आप देखते हो बजरी काम में आती है। अपने नदी के मुहाने नदियाँ जो है अपनी तली पर जो है बजरी, मोटा मोटा जो रेत होती है वो प्राप्त होती है। ठीक है, वही जो बजरी है थोड़े से और अगर अपन चलते हैं नदी के आगे तक, जहाँ वह सागर में गिरेगी तो वो जो बजरी है वो पिस करके बिल्कुल पतली बारीक क्ले के रूप में परिवर्तित
हो जाती है। आपने देखा होगा गंगा, सुना भी होगा, गंगा जो है, गंगा का जो दलदली भाग है, दलदली भाग क्यों है? क्योंकि वो पतली गंगा जहाँ पे नदी में सागर में आके गिरती है उस जगह पर स्वैम्पी लैंड है, दलदली भूमि है। दलदली भूमि क्यों है? क्योंकि वहाँ पर नदी जो है उसकी मिट्टी जो है इतनी पतली, मिट्टी का निक्षेप हो गया क्ले का, जहाँ से कि पानी अंदर तक रिसता नहीं है। तो ऐसी जो मिट्टी होती है वो चीका मिट्टी, क्ले मिट्टी होती, तो इसलिए वहाँ पर हमेशा दलदल बनी रहती है। यानी कि जो मुहाना जो होता है वहाँ पे नदी मिट्टियों के जो कण होते हैं बहुत बारीक होते हैं। तो इस आधार पर बच्चों हम इसका वर्गीकरण कर रखा है। जैसे बजरी, इसमें देखते हैं बजरी, तो बजरी के अंतर्गत जो मोटे कण आते हैं जिसका जो व्यास होता है 2 से 256 मिलीमीटर तक इनका व्यास होता है। इनके कण जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। इसमें कई गोलाश्म, गोलाश्मिका, गुटिका, कणिकारी आकार के आधार पर इनके परिवर्तन होते हैं। बहुत जितनी बारीक मिट्टी होगी इसका मतलब है कि नदी ने उतना ज़्यादा उसको परिवहित किया है, जिसके कारण उसके कण जो है अपघर्षण के कारण बारीक कणों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। रेत है, रेत जहाँ पर कि इसका 1 मीटर से 16 मिलीमीटर इसका व्यास हो सकता है। और ये भी कणों के आधार पर कई प्रकार के इसमें विभाजन कर रखे हैं। अत्यधिक मोटी रेत वाले कण, मोटी रेत वाले, मध्यम रेत, बारीक रेत और अत्यधिक बारीक रेत, इस प्रकार से इनका भी श्रेणीकरण हो रखा है। फिर तीसरा है सिल्ट। सिल्ट तथा पंख। पंख जो होता है वो सिल्ट से भी पतला कण होता है। जो सिल्ट होती है उसको तो अपन ने कैसे, जैसे वो नहीं होता कादा, जिसको कीचड़ बोलते हैं, कीचड़ की बिल्कुल बारीक जो मिट्टी होती है जिस बिल्कुल पानी में घुल जाती है, उस प्रकार को उसको सिल्ट कहा जाता है। इनका जो व्यास होता है वो 1/16 से लेकर 256 मिलीमीटर व्यास वाले सिल्ट होते हैं। इसको मृत्तिका भी कहते हैं। और पंख के जो कण होते हैं वो मृत्तिका से भी छोटे होते हैं और एक तरीके से ये संयोजक का काम करते हैं। जो सिल्ट होती है, क्ले होती है, जैसे चिकनी मिट्टी नहीं होती है घरों में काम में आती है, उस प्रकार की होती है। इसको ये एक प्रकार का सीमेंटिंग एलिमेंट होता है जो कि पदार्थों को जोड़ने का काम करता है। इसको कई भागों में 2-3 भागों में बांटा हुआ है, जैसे कि नीली पंख और लाल पंख, हरी पंख। पंख मतलब कादा जैसे कहते हैं ना अपन, नीला काला सा जो होता है। और जो नीली पंख होती है जिसमें इसमें लोहे के सल्फाइड तथा जैविक तत्वों के कारण, जैविक तत्वों से जो चट्टानें आती हैं उन चट्टानों के विघटन से इनका निर्माण होता है। इनका रंग नीला इसलिए होता है, लोहे के सल्फाइड के कारण इनका रंग नीला हो जाता है। साथ में इसमें जैविक तत्वों का विघटन से प्राप्त चट्टानें भी इनमें पाई जाती है। इस प्रकार का निक्षेप जो होता है खासतौर से जलमग्न तटों के गहरे भाग में पाए जाते हैं। इनका वास्तविक रंग जो है नीला रंग लिया होता है और इनमें चूने का अंश जो है 35% तक होता है। एक लाल पंख होती है, इसमें लोहे के ऑक्साइड होते हैं। लोहे के ऑक्साइड मतलब जो चट्टानें लोहे की चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों के विघटन से जो अवसाद प्राप्त होता है उनका जो जमाव होता है समुद्र के किनारे पे, वो लाल जमाव होता है, इसे लाल पंख कहते हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा जो होती है 32% तक होती है। हरी पंख, नीली पंख के सागरीय जो नीली पंख होता है उसका का जो केमिकल चेंज हो जाता है जिसके कारण उसका रंग जो है हरा हो जाता है, जिसको कि हम कहते हैं ग्रीन मड। और इसमें जो है लोहों का अंश जो होता है ग्लाइकोनाइट 7 से 8% पाया जाता है। पोटाश 7% होता है। चूने का अंश 50% तक होता है। और ये जो होते हैं वो सागरीय भागों में होता है जहाँ पर नदियों का पानी नहीं पहुँचता है, जहाँ नदियों का पानी नहीं पहुँचता है ऐसे भागों में हरी पंख पाई जाती है, क्योंकि नीली पंख का ही केमिकल चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अपन ने देखा 3 जो स्थलीय भाग है, भूमिज निक्षेप 3 प्रकार के हो रहे हैं। बजरी है, बजरी के बाद रेत है, रेत के बाद में मिट्टी है, सिल्ट है। तो सिल्ट और पंख है। पंख जो है, पंख का मतलब जो क्ले से भी पतली है। आपने देखा होगा जो अपनी कीचड़ होता है, कीचड़ बिल्कुल बारीक चीनी बिल्कुल ही घुली हुई सी जो होती है उसको हम क्ले वो कहते हैं, पंख कहते हैं। पंख मतलब मड, गंद, कादा। इसमें नीली पंख, लाल पंख, हरी पंख का जमाव होता है। नीली पंख में लोहे के सल्फाइड, लाल पंख में लोहे के ऑक्साइड और हरी पंख जो है नीली पंख के परिवर्तन के कारण होता है। अधिकतर ये गहरे सागर में मिलते हैं। अब है ज्वालामुखी। अब आपको पता है जैसे स्थलीय भाग पर ज्वालामुखी आता है उसी प्रकार से धरातल के ज्वालामुखी उद्गार से जो पदार्थों का निक्षेप होता है वहाँ से भी ज्वालामुखी का उद्गार
होता है। और इनके जो विघटन से जिनका आकार विघटन से जो भी जब इस मान लो कि सागर के अंदर ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है तो उसमें से राख, मिट्टियाँ, धूल बहुत कुछ निकलता है और जो कि जहाँ उन पर उनका जमाव हो जाता है। ठीक है। अब है जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ कहाँ से आएगा? इसे कार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं। निश्चित रूप से जो जितने भी ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं वो सब जैविक पदार्थ होते हैं। इस जमाव का स्रोत जो है सागर स्वयं होता है। अभी जो अपन पढ़ रहे थे वो भूमि थे, जो भूमि से आ रहा था अवसाद, और ये अवसाद कहाँ से आ रहा है? सागर से ही, क्योंकि सागरीय जीव तो कहाँ पर, सागरीय वनस्पति है, जीव है, वो सागर में रहते हैं। तो सागरीय जीवों के अस्थिपंजर, वनस्पतियों के अवशेष से जो प्राप्त होता है उसे ही हम जैविक पदार्थ के रूप में रखते हैं। इसको दो भागों में बांटा हुआ है, नेरेटिक और पैलेजिक। नेरेटिक का मतलब है जो कि धरातल से ज़्यादा दूर गहराई में नहीं है, और पैलेजिक का मतलब जो बहुत गहराई में जो निक्षेप होता है उसको पैलेजिक कहते हैं। तो जो नेरेटिक पदार्थों के अंतर्गत जीवों के अस्थिपंजर, वनस्पतियों के अवशेष को सम्मिलित करते हैं, जबकि पैलेजिक निक्षेप में विभिन्न प्रकार की शैलें, क्योंकि बहुत अधिक गहराई में तो आपको शैलें और कवक ही मिलेंगे जिनके जो कि उनके अस्थिपंजर विघट जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं। तो अब हम देखते हैं नेरेटिक और पैलेजिक क्या क्या है। जो तलवासी या पैलेजिक या तलवासी यानी कि तल के बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं पाए जाते, उसको अपन नेरेटिक कह रहे हैं। तो सागरों में मिलने वाले जीव जंतुओं के अवशेष इसमें मिलते हैं, और नेरेटिक पदार्थ उन्हीं को कहते हैं जो सागरों से ही प्राप्त होते हैं, लेकिन बहुत अधिक गहराई से प्राप्त नहीं होती। इसके अंतर्गत अपन ले सकते हैं उनके जानवरों के अस्थिपंजर, उनके स्पंज, उनकी कंटिका को ले सकते हैं। और इस प्रकार के जमाव जो होते हैं भूमि से बहुत अधिक गहराई पर नहीं पाए जाते हैं। और इनमें ये अधिकतर जो होते हैं अम्ल प्रधान वनस्पति मुख्य रूप से होती है, और इनमें चूना और अम्ल दो चीज़ें विशेष होती। कौन कौन सी? एक तो चूना और अम्ल की अधिकता इनके अंतर्गत होती। किसके अंतर्गत? नेरेटिक जो निक्षेप होता है उसमें नेरेटिक पदार्थों के अंतर जो है चूना और उसकी अधिकता होती है। और दूसरा जो है अगाध या सागरस्थ या पैलेजिक निक्षेप, इसके अंतर्गत बहुत अधिक गहराई में मिलने वाला निक्षेप होता है, जिसे हम ऊज के नाम से भी कहते हैं और सागरीय पंख के रूप में भी जानते हैं। इसमें सिलिका और चूना की मात्रा को दो भाग, चूना की मात्रा और सिलिका की मात्रा पर इसको दो भागों में बांटा हुआ है। इसमें तो चूना होता है और अम्ल होता है। अगाध सागर में कोई भी निक्षेप होता है तो उसमें चूना कम रहेगा। सिलिका तो एक सीमेंटिंग एजेंट होता है जो कि पदार्थों को जोड़ने का काम करता है, तो बहुत अधिक गहराई में वो पिघलता नहीं है। जबकि अगर चूना जो है थोड़ी सी ज़्यादा गहराई में जाते हैं, पिघल जाता है। तो लेकिन इसको गहराई के आधार मान सकते हैं या इनके संगठन के आधार पर। किसके आधार पर? चूना और सिलिका की मात्रा के आधार पर इसे दो भागों में बांटा हुआ है। एक तो चूना प्रधान ऊज और दूसरा है टेरापोड ऊज, जिसमें दो इसका चूना प्रधान ऊज के भाग है टेरापोड और डाइटम और ग्लोबुलुला। तो चूना प्रधान का मतलब है चूने कि जिनमें चूने की मात्रा अधिक होती है वो बहुत अधिक गहराई पर नहीं पाए जाते। मैंने आपको बताया था ना क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि बहुत अधिक गहराई में जाने पर चूना जो है घुलना प्रारंभ हो जाता है। इनकी स्थिति जो है 1000 से 2000 फैदम की गहराई पर ही पाए जाते हैं। इनको भी दो भागों में बांटा हुआ, टेरापोड ऊज और ग्लोबिजेरिना ऊज। टेरापोड ऊज जो एक महत्वपूर्ण मोलस्क जीव जो है, मोलस्क जो जिनके चारों तरफ वो कैल्शियम कार्बोनेट का कवर लगा के रखते हैं उसको टेरापोड कहते हैं। तो ये टेरापोड का निर्माण जो होता है बहुत अधिक गहराई में नहीं होता है। 80% इनमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इनके जो क्या होता है, इनके जो कोष्ठ कवर जो होते हैं ज़्यादा मोटे नहीं होते, पतले होते हैं, जिनका जो व्यास होता है 1.5 इंच तक होता है और लगभग 300 से 1000 फैदम की गहराई पर ये पाए जाते हैं। ग्लोबिजेरिना ऊज, इसका जो निर्माण जो है चूना प्रधान, ये भी चूना प्रधान जीव है। इनका रंग दूधिया होता है। इसके अलावा कई बार इनका रंग नीला, भूरा, हरा भी हो सकता है। इनमें कैल्शियम की मात्रा 64 से 4% होती है। इस सिलिका इनमें 1% होता है और अन्य खनिज इनमें लगभग 3% होते हैं। ग्लाइकोनाइट इनमें प्रमुख खनिज, लोहे का एक वो तत्व होता है, ग्लाइकोनाइट इनमें पाया जाता है।
इसके अलावा क्वार्ट्स अभ्रक की मात्रा भी इनके अंतर्गत पाई जाती है। ये तो थे चूना प्रधान पैलेजिक निक्षेप। अब दूसरा है सिलिका प्रधान ऊज। सिलिका प्रधान, जैसे सिलिका अधिक है और चूना कम है। सिलिका प्रधान अंश की अधिकता के कारण इसे सिलिका युक्त ऊज कहते हैं। चूने की कमी के कारण ये ऊज जो है जल्दी घुलती नहीं, चूना घुल जाता है इसलिए ज़्यादा गहराई में नहीं पाया जाता है। चूँकि सिलिका बहुत घुलता नहीं है इसलिए बहुत अधिक गहराई में पाया जाता है, इसलिए अधिक गहराई में जो होता है वो सिलिका प्रधान होता है। तो ये क्या होता है, ठंडे और गर्म दोनों प्रकार के सागरों में बहुत अधिक गहराई पर पाए जाते हैं, है ना। और इसके भी उपविभाजन किए हुए हैं, जैसे पहला जो है रेडियोलेरियन ऊज और डाइटम ऊज। रेडियोलेरियन जो ऊज होती है इनका निर्माण जो है रेडियोलेरियम डाइटम तथा फोरा मिनीफोरा जीवों के अवशेष होते हैं। ये इनमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, लगभग 64% से ज़्यादा सिलिका होती है, सिर्फ 4% इनमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। डाइटम ऊज जो है इसका अत्यधिक सूक्ष्म पौधों का अवशेष होते हैं और इसमें भी सिलिका का अंश अधिक होता है, कैल्शियम का अंश सिर्फ 3 से 30% तक होता है। इनका रंग अक्सर लाल होता है और स्थल से दूर जाने पर इनका रंग जो है मटमैला हो जाता है और सूखने के बाद ये सफ़ेद हो जाता है, डाइटम ऊज। अब है अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थों से मतलब है महासागरीय भागों में जो जिनके अंदर जीव जंतु नहीं है, जो किसी खनिज है या लवण है, इस प्रकार के निक्षेप हो सकते हैं। तो सागरीय जल के बहुत अधिक गहराई में अजैविक तत्व जो पाए जाते हैं उसमें डोलोमाइट है, सिलिका है, लोहा है, मैग्नीज ऑक्साइड है, फास्फेट है, पाइराइट है, कई प्रकार के खनिज जो हैं महासागरों में पाए जाते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम तेल है ना। महासागरों के रासायनिक परिवर्तनों के कारण जिनका रूप जो है परिवर्तित होकर नए तत्व के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, लाल मिट्टी पाई जाती है ना, लोहा पाया जाता है, सिलिकेट पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाए जाते हैं, है ना, मिट्टियाँ पाई जाती है, ज्वालामुखी से निकलने वाले कई खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये सभी निक्षेप जो है महासागरों के अंतर्गत होते हैं, जिसको अपन ने 4 भागों में बांटा हुआ है। पहला जो है भूमिज पदार्थ, जो भूमि से जा रहे हैं, सागरों में जमा हो रहे हैं। दूसरे हैं ज्वालामुखी, जो महासागरों के अंतर्गत होने वाले ज्वालामुखी से निकलने वाला अवसाद